ये करके रखो। ये है तो हेलो। हाँ बच्चों, ये स्लाइड पे लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा, कॉपी में लिखेंगे अपन, है ना। स्लाइड पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो बातें बताई जाएगी कॉपी में लिखा जाएगा, है ना, ताकि हम सब एक साथ पढ़ सकें इसको।
गुड आफ्टरनून बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलील तक की बात कर ली थी, है ना, और उस अलील के आगे की इंफॉर्मेशन को अब डिस्कस करना है अपने को। कुछ लोग स्लाइड पे लिखने लगते हैं, कोई मतलब नहीं है ना, और जब बोला जाएगा कॉपी में लिखने के लिए तो लिखा जाएगा, स्लाइड पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। होमोजाइगस प्योर या ट्रू ब्रीडिंग एक टर्म है, इसकी बात करें। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दो अलील होते, बात हुई थी। पिछले लेक्चर में ये बात किया था हम लोगों ने कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दो अलील होता है। अब यहाँ पे टर्म है होमोजाइगस और दूसरी टर्म है हेट्रोजाइगस या इम्प्योर, इसकी बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर अलील of a gene in a diploid organism. ये होमोजाइगस, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी दोनों अल्फाबेट अगर सेम होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और अगर दोनों अल्फाबेट डिफरेंट होगा तो हेट्रोजाइगस हम टर्म यूज करने वाले। इसका मतलब ये समझना, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया कि यहाँ पर एक क्रोमोजोम है, ठीक है। सपोज ये क्रोमोजोम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये डायग्राम जो रिप्रेजेंट किया, सपोज यहाँ पर ये क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम, ठीक है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि पोजीशन पे दो अलील होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कैपिटल टी और यहाँ लिखा कैपिटल टी, क्या ये दोनों अलील सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, ठीक है। तो कैपिटल टी या स्मॉल टी हो, इन दोनों कंडीशन में हम होमोजाइगस टर्म यूज करेंगे जब दोनों अलील क्या होगा, सेम हो। ओके। ऐसे अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर अलील ऑफ अ जीन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, हेट्रोजाइगस या इम्प्योर। आपने बोला जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ये टू डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ पर जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर है कैपिटल टी और यहाँ पर है स्मॉल टी। क्या ये दोनों अलील सेम है, नहीं है, कैपिटल टी है तो स्मॉल टी है, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस या इम्प्योर टर्म इसका। तो सिंपल सा लॉजिक, ये पिछले लेक्चर में बात हो चुकी थी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे आप दिखा रहे हो, दो अलील प्रेजेंट है। अगर दोनों अलील सेम हुआ तो क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, प्योर या ट्रू ब्रीडिंग। और अगर दोनों अलील डिफरेंट हुआ तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे हेट्रोजाइगस, इम्प्योर, या इसी को हाइब्रिड भी बोलेंगे। होमोजाइगस, प्योर, ट्रू ब्रीडिंग जब दोनों अलील सेम है, और अगर डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस, इम्प्योर, या इसी को हम बोल सकते हैं हाइब्रिड। क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं। तो ये दो टर्म आपने यूज किया, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर पोजीशन पे दो अलील होता है, दोनों सेम तो होमोजाइगस, और दोनों डिफरेंट होगा तो हेट्रोजाइगस बोलेंगे। दोनों सेम है तो होमोजाइगस और दोनों डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। अब साउंड ठीक है बेटा, ओके, साउंड क्लियर है, ठीक है, ओके। तो मैंने बोला कि अगर दोनों अलील सेम तो होमोजाइगस और दोनों अलील डिफरेंट तो हेट्रोजाइगस टर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट टर्म है हेमीजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बाद नेक्स्ट टर्म हम यूज करते हैं हेमीजाइगस, और इस टर्म में फिर कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान देंगे कि हेमीजाइगस का मतलब क्या है, पहले जो डिफिनीशन इसकी बात करते हैं और फिर इसको डायग्राम से समझेंगे। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील ऑफ अ जीन, इसको बोल रहा है कि हम बोलेंगे हेमीजाइगस। ओके। जैसे मान लो अगर हम बात करें कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम जानते हैं एक कैरेक्टर को
कंट्रोल करने के लिए, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 2 अलील है ना? कितने अलील प्रेजेंट है? 2 अलील। ओके, बेटा म्यूटेशन डिटेल में पढ़ना अपने को, और वो बातें आपको बताई जाएंगी आगे। ये 1.5 लेक्चर का टॉपिक है म्यूटेशन, तो सारी बातें आपको आगे बता दी जाएगी। डिप्लॉयड सेल में एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील होता है, ये बात पहले हो चुकी है। अभी आपने बोला कि अगर ये दोनों अलील सेम है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी तो होमोजाइगस, और दोनों अलील डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हेटेरोजाइगस टर्म यूज करेंगे। ये बात अभी हमने की थी। एक कंसेप्ट और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर सेल हैप्लॉइड है तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 एलील होता है। ये बात हो चुकी है गैमीट लेवल पे, है ना? ये जो हैप्लॉइड वाली कंडीशन है, ये अगर डिप्लॉयड में मिल जाए, डिप्लॉयड में मिल जाए, तो इसको हम बोलेंगे क्या? हेमीजाइगस। याद रखना कि ये जो डिप्लॉयड वाली कंडीशन है कि डिप्लॉयड, भाई ये हमने बात की थी कि हैप्लॉइड में 1 कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 1 एलील, ये तो पढ़ा ही था। लेकिन अगर यही डिप्लॉयड सेल में एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 एलील होगा, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हेमीजाइगस। अब सवाल ये है कि क्या जो हमने पहले कंसेप्ट बनाया था कि डिप्लॉयड सेल में कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील होता है, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। याद होगा पिछले लेक्चर में हमने एक बात की थी होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में। तो क्या आपको याद है कि ह्यूमन के केस में फीमेल में क्या 1 से लेकर के 23 पेयर तक ये सारे के सारे क्रोमोसोम होमोलॉगस थे? यस और नो? यस। ओके, वैसे अगर हम बात करें ह्यूमन मेल के बारे में, तो क्या ह्यूमन मेल में XY क्रोमोसोम को छोड़ करके बाकी जितने भी क्रोमोसोम थे वो सब होमोलॉगस थे? ठीक है, दैट मीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, अब मैं कंसेप्ट की बात करता हूं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे हेमीजाइगस कंडीशन नहीं मिलता है। हेमीजाइगस कंडीशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मेल के XY क्रोमोसोम पे, जो डायग्राम में यहां पर दिखाया गया। ओके, तो X और Y क्रोमोसोम पे हमें मिलने वाला है हेमीजाइगस कंडीशन। X और Y क्रोमोसोम पे मिलने वाला हेमीजाइगस कंडीशन। इसके अलावा मेल में किसी और क्रोमोसोम पर और फीमेल में किसी और क्रोमोसोम पर हेमीजाइगस कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स मैक्सिमम जगह कंडीशन या तो इससे पहले वाला टर्म यूज किया था होमोजाइगस, या तो हेटेरोजाइगस मिलेगा। हेमीजाइगस टर्म तभी मिलेगा जब बात X और Y क्रोमोसोम की, बात X और Y क्रोमोसोम की होगी। अब इस X और Y क्रोमोसोम को मैं यहाँ पे डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये बात आपसे करने वाला हूँ। ये जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ये X क्रोमोसोम, और यहाँ पर जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज ये Y क्रोमोसोम, ये सबसे छोटा होता है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ये Y क्रोमोसोम। ओके, अब यहाँ पर ये X और Y क्रोमोसोम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सपोज X और Y क्रोमोसोम पर ये एक रीजन है, ये यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ये रीजन जो हमने रिप्रेजेंट किया, ये वो रीजन है जो कि होमोलॉगस है। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है होमोलॉगस रीजन, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये है होमोलॉगस रीजन, ये होमोलॉगस रीजन। इस होमोलॉगस रीजन को छोड़ करके बाकी जितने भी रीजन हैं, सपोज इसकी बात कर लूं मैं, या इस होमोलॉगस रीजन के नीचे की बात कर, इन सबको हम बोलते हैं नॉन होमोलॉगस रीजन। नॉन होमोलॉगस रीजन क्या बोलेंगे? नॉन होमोलॉगस रीजन। ओके, हाँ बिल्कुल, यस, सिंगल क्रोमेटिड वाले। तो यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया ये नॉन होमोलॉगस रीजन और ये होमोलॉगस रीजन। एक्स और वाई क्रोमोसोम, अगर मेल की बात करें तो मेल क्या है? डिप्लॉयड है,
2n है, हम डिप्लॉयड है, ह्यूमन मेल की बात हो रही है, ये मेल की बात हो रही है। और हमारे अंदर जो एक्स वाई क्रोमोसोम की बात करूं, जो नॉन होमोलॉगस रीजन होता है उसमें हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलता है। यानी अगर मान लो मैं होमोलॉगस रीजन की बात करता हूँ, यहाँ पर कैपिटल ए है, तो इस कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पर या तो स्मॉल ए होगा या तो कैपिटल ए होगा। अगर ऐसा है तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने एलील दिख रहे हैं? 2 एलील। अच्छा, अगर दोनों एलील डिफरेंट हैं तो टर्म क्या यूज करेंगे? हेटेरोजाइगस। और दोनों एलील अगर सेम होंगे तो टर्म यूज करते तो होमोजाइगस। दैट मींस इस होमोलॉगस रीजन में या तो हमें कौन सा कंडीशन मिलेगा, या तो होमोजाइगस होगा या तो हेटेरोजाइगस। ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है। हेमीजाइगस यहाँ पर नहीं मिलता है। हेमीजाइगस हमें कहाँ मिलेगा? नॉन होमोलॉगस रीजन पे मिलेगा। इसमें मिलेगा नॉन होमोलॉगस। अब मान लो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि प्रेजेंट है मान लो पी। तो इस पी अलील के रेस्पेक्ट में इस वाई पर कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं है। तो क्या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे केवल एक ही एलील प्रेजेंट? वैसे ही इस वाई क्रोमोसोम पे मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है आर, तो इस आर के रेस्पेक्ट में इस एक्स क्रोमोसोम पर कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस इस पी की अगर बात कर रहे हैं या इस आर की बात करें तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में सिर्फ सिंगल एलील है। और यही बोला था, ये ऑर्गेनिज्म क्या है? डिप्लॉयड। ह्यूमन मेल क्या डिप्लॉयड है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर सिंगल एलील प्रेजेंट होगा तो टर्म यूज होगा हेमीजाइगस। और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पर देखने को मिलता है, ना कि होमोलॉगस रीजन। तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, पूरा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना? नो। इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम में कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कि होमोलॉगस होते हैं, बाकी मैक्सिमम जो होते हैं वो नॉन होमोलॉगस होते हैं। इसीलिए एक्स और वाई क्रोमोसोम को ओवरऑल हम बोलते हैं कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अदरवाइज कुछ रीजन इसमें होमोलॉगस होता है। इसलिए मैंने बोला आपसे कि एक्स और वाई क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस रीजन जो मैक्सिमम है वहां पर हमें हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? बताओ, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कितने एलील होते हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर 2 एलील, राइट, करेक्ट है। अगर ये दोनों एलील सेम हो जाए तो टर्म क्या यूज होगा? बिल्कुल। अगर ये दोनों एलील डिफरेंट हो जाए तो टर्म क्या यूज होगा? राइट, करेक्ट। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सेम है तो होमोजाइगस, डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एक पोजीशन पे सिंगल एलील हो तो हेमीजाइगस, राइट। यही मैंने बोला कि अगर सिंगल एलील होगा तो हेमीजाइगस टर्म हम यूज करेंगे। और ये हेमीजाइगस कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई क्रोमोसोम पे देखने को मिलता है ह्यूमन मेल, राइट। ठीक है, फिर लास्ट में मैं डाउट लूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं हेमीजाइगस से, आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को? ठीक है। जीन प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल, ये हेमीजाइगस है। यही बोल रहा है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। ओके, डोमिनेंट अलील, एक टर्म है डोमिनेंट अलील और एक टर्म है रिसेसिव अलील, है ना? देखो, डोमिनेंट और रिसेसिव अलील का मतलब क्या है? डोमिनेंट एंड sir, in X and Y chromosome both homologous and non-homologous region are present together always. Yes. अगर मेल की बात करें तो एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होगा बेटा। डिप्लॉयड सेल, बिल्कुल डिप्लॉयड, यस डिप्लॉयड में ही। नो, डिप्लॉयड के रेस्पेक्ट में टर्म यूज होता है हेमीजाइगस। दैट मींस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर पोजीशन पर सिंगल एलील होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे हेमीजाइगस। ओके,
आगे बढ़ते हैं। डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील की बात करें, अलील दैट कैन एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात की थी। वो अलील जो दोनों कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन दिखाता है उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट अलील। दैट मींस होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, वो डोमिनेंट अलील होगा। और जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा वो रिसेसिव अलील होगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी, तो बताओ कैपिटल टी डोमिनेंट है। देखो जो भी डोमिनेंट अलील होता है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और जो रिसेसिव अलील होता है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें। जो डोमिनेंट अलील है, जो डोमिनेंट अलील है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिसेसिव अलील है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डोमिनेंट अलील उसको कैपिटल लेटर से, जो रिसेसिव उसको स्मॉल लेटर से। और आपने ये बोला कि जो डोमिनेंट अलील है वो अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस दोनों में अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करता है, जबकि जो रिसेसिव अलील होगा वो सिर्फ होमोजाइगस में। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बताओ यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी। तो कैपिटल टी क्या होमोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हेटेरोजाइगस है, एंड स्मॉल टी फिर आपने बोला होमोजाइगस, ओके। तो अब बताओ यहाँ पर ये प्लांट क्या हो रहा है, कैपिटल टी की वजह से टॉल हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी तब भी टॉल, और स्मॉल टी तो डॉर्फ। अब मान लो कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है जो इस टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है। कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है जो टॉल को कंट्रोल कर रहा है, यानी अगर कैपिटल टी है तो प्लांट टॉल है। तो ये कैपिटल टी अगर होमोजाइगस में आएगा तब भी प्लांट टॉल होगा, और हेटेरोजाइगस में आएगा तब भी प्लांट होगा। दैट मींस जो डोमिनेंट अलील है उसका एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में आ रहा है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में आ रहा है। तो आपने बोला कि कैपिटल टी तो भी प्लांट टॉल होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी तो भी प्लांट टॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, और ये डोमिनेंट अलील अगर टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो होमोजाइगस होगा तब भी टॉल, हेटेरोजाइगस होगा तब भी टॉल होगा। इसी तरह से अगर स्मॉल टी रिसेसिव अलील है तो रिसेसिव अलील अपना एक्सप्रेशन, ओके, रिसेसिव अलील अपना एक्सप्रेशन सिर्फ होमोजाइगस में दिखाएगा। दैट मींस अगर स्मॉल टी रिसेसिव है और वो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो अपना एक्सप्रेशन तब दिखाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। दैट मींस डोमिनेंट अलील अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में दिखाएगा, जबकि जो रिसेसिव अलील है वो अपना एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस करता है। जैसे इसके अलावा अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ यहाँ पर, बताओ मान लो यहाँ पर मैंने लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है कि कैपिटल आर डोमिनेंट अलील के मैंने दिखा है, और स्मॉल आर मैंने रिसेसिव अलील के लिए रिप्रेजेंट किया है ना। आप बताओ अगर कैपिटल आर सपोज रेड फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आपने पहले एग्जांपल में बोला था कि टॉल जो था वो डोमिनेंट था और डॉर्क जो रिसेसिव है, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो रेड जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट जो है वो रिसेसिव है। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कैपिटल आर होगा तो फ्लावर क्या होगा, रेड, करेक्ट है। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो फ्लावर क्या होगा, ये भी रेड होगा, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर स्मॉल आर है तो फ्लावर क्या होगा, व्हाइट, राइट, व्हाइट होगा। दैट मीन्स जो डोमिनेंट है वो अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस दोनों में देगा, जबकि जो रिसेसिव होगा वो अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस में देगा। तो सिंपल सा लॉजिक, डोमिनेंट अलील वो अलील होता है जो अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो रिसेसिव अलील है उसका एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में आपको देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ें।
ठीक है। नेक्स्ट टर्म है फिनोटाइप। एक टर्म है फिनोटाइप और इसी से मिलता जुलता टर्म है जीनोटाइप। तो सबसे पहले फिनोटाइप बात कर लें। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर टॉल्ड ऑन। जो कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म का है, जो हमें बाहर से दिखाई दे, जो उसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, अपीयरेंस है, उसके लिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं? फिनोटाइप। ओके। जैसे अगर हम बोलते हैं कोई प्लांट टॉल है, कोई प्लांट ड्वार्फ है, कोई फ्लावर रेड है, कोई फ्लावर व्हाइट है, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा? फिनोटाइप। और इस फिनोटाइप के लिए जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। जैसा आपने लिखा, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा, मैं उसकी बात कर लूँ। द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। तो आपने ये बोला, जैसे मान लो कि आपने बोला कि यहाँ पर है कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसकी वजह से मान लो प्लांट टॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? इसका फिनोटाइप। और ये फिनोटाइप जिस जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट की वजह से मिल रहा है, ये क्या होगा? जीनोटाइप। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। और इसकी वजह से जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है कि वो प्लांट टॉल हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा क्या? फिनोटाइप। तो जो हमें एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जो अपीयरेंस दिखता है, वो फिनोटाइप। और उस फिनोटाइप के लिए जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है जीनोटाइप। ये होता है जीनोटाइप। ओके। अब यहाँ पे जैसे आपने रिप्रेजेंट किया टर्म फिनोकॉपी। फिनोकॉपी, इस टर्म को हमें समझना है। जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने समझ लिया, अब मैं फिनोकॉपी की बात करूँ। तो फिनोकॉपी की बात करने से पहले आप ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इस पॉइंट पर आते हैं। आप बताओ, अगर मैंने लिखा कि कैपिटल टी, वही पहले वाला एग्जांपल है, उसी को मैं लिख रहा हूँ। बताओ, कैपिटल टी की वजह से हमें फिनोटाइप क्या मिलेगा? टॉल, राइट। तो मैंने लिख दिया ये टॉल हो जाएगा, सही है, ठीक है, राइट। अब मैं बोलता हूँ स्मॉल टी, बताओ इस स्मॉल टी की वजह से फिनोटाइप क्या मिलेगा? ड्वार्फ मिलेगा, सही है, ड्वार्फ मिलेगा। अब फिनोटाइप, फिनोकॉपी क्या है, ये मैं आपसे डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, समझना। फिर ये जो डायग्राम है उसकी बात करेंगे। पहले मैं अपने लेवल पे अपने तरीके से समझाता हूँ, फिर इस डायग्राम पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखो, ये जो ड्वार्फ प्लांट है, आपने 11th में प्लांट फिजियोलॉजी में ग्रोथ हार्मोन का नाम सुना था, जिसका नाम था जिबरलिक एसिड, जिबरलिन, जो ड्वार्फिज्म को रिमूव करता है ना। अगर हम जिबरलिक एसिड को यूज करते हैं तो वो ड्वार्फ प्लांट को क्या कर देता है? टॉल कर देता है, ड्वार्फ, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो जिबरलिक एसिड मैंने यूज किया यहाँ पर, और जिबरलिक एसिड यूज करने से जो प्लांट ड्वार्फ था, ये टॉल हो गया। ओके, जो प्लांट ड्वार्फ था वो क्या हो गया? टॉल हो गया। तो आप बताओ, अगर मैं जिबरलिक एसिड यूज नहीं करता, ये जिबरलिक एसिड में यूज नहीं करता, तो शायद प्लांट डॉर्फ ही रहता। लेकिन मैंने जिबरलिक एसिड यूज किया तो प्लांट क्या हो गया? टॉल हो गया। इस कंडीशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के फिनोकॉपी होंगे, एक दूसरे के फिनोकॉपी। तो फिनोकॉपी का डेफिनेशन क्या है, इस बात को समझते हैं। एक दो और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। डिफरेंट in phenocopy, different genotype produce same phenotypic expression due to different environmental condition. इस definition में मैं फिर से इसको डिफाइन करता हूँ। जो definition मैंने बोला है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, मैंने ये बोला कि डिफरेंट क्या होना चाहिए? जीनोटाइप होना चाहिए। कैसे एग्जांपल में जीनोटाइप डिफरेंट है, कैपिटल टी, दूसरा क्या? स्मॉल टी। सेम क्या होना चाहिए? फिनोटाइप। तो देख लो, यहाँ भी टॉल हो गया और यहाँ भी टॉल हो गया, लेकिन याद रखना ये फिनोटाइप सेम तब हुआ जब आपने जिबरलिक एसिड यूज किया। दैट मींस एनवायरमेंटल कंडीशन आपने जब डिफर किया, जिबरलिक एसिड प्रोवाइड कराया, तब ये प्लांट टॉल हुआ।
That means in phenocopy, different genotype produce same phenotypic expression due to different environmental condition. तो इस definition में genotype different होगा, environmental condition different होगा, लेकिन phenotype same होगा. तब आप बोलोगे कि ये different genotype आपस में एक दूसरे के phenocopy होंगे, है ना. जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. जैसे मैंने बोला आपसे यहाँ पर कि मान लो मैंने लिखा कि कैपिटल टी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, मैं सब डेफिनेशन मिलेगा बेटा, अभी आपको सुनना है. डेफिनेशन आगे आप जैसे बढ़ाएंगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें स्लाइड पे. कैपिटल टी मान लो ये प्लांट टॉल, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये प्लांट टॉल होगा? ओके, ठीक है. अब बताओ सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में कैपिटल टी प्लांट टॉल होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा. तो यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में एक दूसरे के फिनोकॉपी नहीं होंगे. ये फिनोकॉपी नहीं है. क्यों? क्योंकि बोला आपने डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन भी होना चाहिए. इस पहले वाले एग्जांपल में कैपिटल टी और स्मॉल टी डिफरेंट जीनोटाइप था. इनसे फिनोटाइप सेम मिला क्योंकि हमने इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफर किया, हमने जिबरेलिक एसिड प्रोवाइड कराया. जबकि इस एग्जांपल में जीनोटाइप तो डिफरेंट है, ठीक है, फिनोटाइप भी सेम है, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन भी सेम है यहाँ पे. तो डेफिनेशन ये है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन भी डिफरेंट होना चाहिए, जीनोटाइप भी डिफरेंट होना चाहिए और फिनोटाइप क्या हो? सेम हो. तो उस टाइम पे हम टर्म यूज करते हैं क्या? फिनोकॉपी. मैं फिर से बोलता हूं, इन फिनोकॉपी डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस सेम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड फिनोकॉपी. हाँ, अब कोई डाउट है तो पूछ लो आप. एक्स, अच्छा हेमीजाइगस का डाउट अभी पूछ रहा है, ठीक है. इसमें अभी जो मैंने समझाया बेटा इसका डाउट फिर लास्ट में डाउट टाइमिंग ले लूंगा, एक एक करके डाउट टाइमिंग ले लूंगा मैं एक एक करके. अभी जो मैंने समझाया इसमें कोई डाउट? ATR सर मेरा नाम है बेटा. किसी ने पूछा मीनिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पिछले लेक्चर में हो चुका है बेटा. यस, फिनोकॉपी का डेफिनेशन लो आपको मिल गया स्लाइड पे. ये मैं बोलता हूँ वो तो डेफिनेशन आपको मिलने वाला. डेफिनेशन है when two different genotype placed under different environmental condition and develop similar phenotype they are called phenocopy of each other. आ गया ना डेफिनेशन. ये तो मैंने बोला आपसे कि जब डिफरेंट जीनोटाइप डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से सेम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उस टाइम पर ये आपस में क्या होते हैं? फिनोकॉपी होते हैं. नो बेटा, जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर बोल लो तो आपको पता है ये प्लांट टॉल है. जीनोटाइप डिफरेंट है, इन्वायरमेंटल कंडीशन तो सेम है ना. यहाँ पर आपको जिबरेलिक एसिड देने की आवश्यकता नहीं है. कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट टॉल ही होता है. अभी आपने बोला था कि टॉल अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में आता है. तो कैपिटल टी तो भी प्लांट टॉल होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी तो भी प्लांट टॉल होगा. इन्वायरमेंटल कंडीशन तो सेम है. डिफरेंट होना चाहिए क्या? इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट होना चाहिए, जीनोटाइप और सेम क्या होना चाहिए? फिनोटाइप. उस टाइम पे वो जीनोटाइप आपस में क्या होंगे? फिनोकॉपी. ओके, कैपिटल टी कैपिटल आर. ओके, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे देखो जो रिप्रेजेंटेशन उसकी बात कर ली, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. जो रिप्रेजेंटेशन है इसको देखते हैं. ये तो मैंने आपको समझा दिया है. और अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैपिटल टी इसकी वजह से प्लांट क्या है? टॉल दिखाया गया. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे आगे बढ़े. ये प्लांट टॉल है. कैपिटल टी की वजह से प्लांट क्या है? टॉल है ना. अब देखो स्मॉल टी बताओ ये प्लांट क्या होगा? डॉर्फ होगा. का कुछ एग्जांपल बताइए.
इन्वायरमेंटल कंडीशन का एग्जांपल क्या होगा? जिबरलिन हार्मोन तुमने प्रोवाइड कराया तो डिफरेंट हो गया, आपने एक को नहीं दिया दूसरे को दिया तो उससे वो डिफर कर रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशन। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। ओके, अब देखो ड्वार्फ को डैश करके यहाँ पे टॉल किया गया, लेकिन याद रखना ये प्लांट तो डॉर्फ ही है, ये प्लांट डॉर्फ है, डॉर्फ है। ये टॉल तब होगा जब, अब देखो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट जीनोटाइप। डिफरेंट जीनोटाइप किसका? कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके ओके, शुरुआत में दोनों का जीनोटाइप भी डिफरेंट था और फिनोटाइप भी डिफरेंट था। ये प्लांट टॉल था और यहाँ पर ये डॉर्फ था, लेकिन ये टॉल कब हो रहा है? डिफरेंट फिनोटाइप दिख रहा है ना, डिफरेंट फिनोटाइप, टॉल एक डॉर्फ है। अब यहाँ पर जब हमने क्या दिया? जिब्रेलिन। तो जब हमने जिब्रेलिन दिया तो ये प्लांट डॉर्फ से क्या हो गया? टॉल हो गया। डॉल से क्या हो गया? टॉल हो गया। ओके, तो दैट मीन्स ये डिफरेंट क्या है? जीनोटाइप। जिब्रेलिन दिया यानी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन की बात हो रही है। तो फिनोटाइप, अब ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, तो जो डिफरेंट फिनोटाइप था वो अब क्या हो गया? सेम फिनोटाइप। लेकिन ये सेम फिनोटाइप किसकी वजह से हुआ? डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हुआ। उस टाइम पर ये दोनों डिफरेंट जीनोटाइप आपस में क्या होंगे? फिनोकॉपी होंगे। तो आपने बोला व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप प्लेस अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस and develop similar phenotype, they are called phenocopy of each other। जब डिफरेंट जीनोटाइप डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे तो वो डिफरेंट जीनोटाइप आपस में एक दूसरे के फिनोटाइप होते हैं। नो, आप जिब्रेलिन जब यूज करते हो बेटा तो उस टाइम पर आप केवल उसके फिनोटाइप को चेंज करते हो, ना कि जीनोटाइप। इस तरह का क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे जो जिब्रेलिन से रिलेटेड है कि जिब्रेलिन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें आगे बताई जाएंगी। आर्टिफिशियल दिया है तो इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे हुआ? अरे क्या हम इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज नहीं कर सकते? आपने एसी चला दिया तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गया। सेम जीनोटाइप बट डिफरेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टर इज पॉसिबल। मैक्सिमम टाइम में कैपिटल टी कैपिटल सेम जीनोटाइप, बट हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले बात हो गई थी जीन रखने से कैरेक्टर नहीं आता, जीन के एक्सप्रेशन से आता है। जिब्रेलिन वर्ड क्या है? जिब्रेलिन इज द ग्रोथ हार्मोन। जिब्रेलिन इज द ग्रोथ हार्मोन, है ना। ऑक्सीन फंक्शन, बेटा ऑक्सीन और जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इन सबका फंक्शन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, जो आपके 11th में पढ़ चुके हो बेटा, है ना। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है नेक्स्ट टर्म फिनोकॉपी के बाद हाइब्रिड विगर। फिनोकॉपी के बाद नेक्स्ट है हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस क्या है, अब इसकी बात कर लें हम लोग। जैसे मान लो आपने बोला सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स। दो पेरेंट्स हमने लिया और दिस इज ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी। ये क्या है इसकी बात कर लेंगे, पेरेंट। ये पेरेंट, जीनोटाइप लिखा गया है कैपिटल ए स्मॉल बी। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी डोमिनेंट कौन है जिसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिसेसिव कौन है जिसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल ए स्मॉल बी, और दूसरी तरफ पैरेलल का जीनोटाइप है स्मॉल ए कैपिटल बी। अब यहाँ पर कैपिटल ए है और यहाँ पर स्मॉल बी है, यहाँ पर स्मॉल ए और यहाँ पर कैपिटल बी है। ये हो सकता है कैपिटल ए और स्मॉल बी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ओके, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते होंगे, वो कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर सीधे सीधे जीनोटाइप की बात की गई, यहाँ पर जीनोटाइप की बात की गई है और उस जीनोटाइप के बिहार पर हमें बात करनी है। आप बताओ अगर इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, इन पेरेंट्स के बीच में जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी है, तो दूसरी तरफ है स्मॉल ए कैपिटल बी,
तो यहाँ पर ये कैपिटल ए डोमिनेंट है और यहाँ पर कैपिटल बी डोमिनेंट है। क्या यहाँ पर कैपिटल बी है? पहले वाले पेरेंट में नहीं है और दूसरे वाले पेरेंट में कैपिटल ए नहीं। अब अगर इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर आप ये देख रहे हो कि रिजल्ट में क्या आ रहा है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अगर ऐसा हुआ तो क्या यहाँ पर ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ओके, यहाँ पर ये दोनों डोमिनेंटली लागू, यहाँ पर ये दोनों डोमिनेंटली लागू, तो ये डोमिनेंट ट्रेड दिखाएगा। बताओ, ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, तो क्या ये डोमिनेंट ट्रेड आपको मिलेगा? है ना? दैट मीन्स यहाँ पर ये जो हाइब्रिड आपको मिल रहा है, ये हाइब्रिड अपने पेरेंट से सुपीरियर होगा, अपने पेरेंट से सुपीरियर होगा। तो सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर। ये यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं हो क्या रहा है। बेसिकली ये जीनोटाइप जो आपने यहाँ पे लिखा है, अभी इस जीनोटाइप में मैं फिर लौट के आऊंगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि वीट की दो वैरायटी में, एक वीट की वो वैरायटी है जो सपोज हरियाणा की है और सपोज एक वीट की वो वैरायटी जो पंजाब की। ओके, एक वीट की वैरायटी वो जो हाई यील्डिंग है, जिसका प्रोडक्शन ज्यादा है, और एक वीट की वैरायटी सपोज हरियाणा वाले की बात करें हाई यील्डिंग है, तो पंजाब वाले की अगर बात करें पता लगा वो डिजीज रेजिस्टेंस है। इन दोनों वैरायटी के बीच में हमने क्रॉस करा, एक वो जो हाई यील्डिंग वैरायटी और एक वो जो डिजीज रेजिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने के बाद जो वैरायटी हमें मिली वो हाई यील्डिंग भी होगी और डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी। अगर ऐसा है तो क्या वो वैरायटी जो हाइब्रिड हमें मिला है वो अपने पेरेंट से सुपीरियर हो जाएगा? क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर आ गया, वो हाई यील्डिंग भी हो गया और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो गया। इसलिए अगर हाइब्रिड अपने पेरेंट से सुपीरियर है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या? हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हेटेरोजाइगोसिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? हेटेरोजाइगोसिटी। तो यहाँ पर आपने बोला कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हेटेरोजाइगोसिटी। और ये हेटेरोजाइगोसिटी किसकी वजह से आता है? क्रॉस पॉलिनेशन से। किसकी वजह से आता है? क्रॉस पॉलिनेशन। किसकी वजह से? क्रॉस पॉलिनेशन। एक बात और मैं आपको यहाँ से समझाना चाहता हूँ कि याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल पॉलिनेशन, यहाँ पर जीनोटाइप को देख करके आप कैसे समझ पाओगे इसकी मैं बात आपसे कर लूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कैपिटल ए का क्रॉस हम करा रहे हैं कैपिटल ए से। आप बताओ क्या दोनों तरफ जिनके बीच क्रॉस हो रहा है वो जीनोटाइप सेम है? कैपिटल ए का क्रॉस अगर कैपिटल ए स्मॉल ए से हम करा रहे हैं तो क्या दोनों तरफ जीनोटाइप सेम है कि नहीं? है ना? आपने बोला दोनों तरफ जीनोटाइप क्या है? सेम है। और अगर ऐसा है कि दोनों तरफ जीनोटाइप इनका सेम है ना? कितने लोग बता रहे हैं क्या इनका जीनोटाइप सेम है? कैपिटल ए क्रॉस विद, है ना? ठीक है, ठीक है। तो आप बताओ अगर जीनोटाइप इनका सेम है, ठीक है, जीनोटाइप अगर सेम है, यस, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। यानी अगर दोनों तरफ जीनोटाइप सेम हुआ जिनके बीच क्रॉस करा रहे हैं तो वो बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ बिल्कुल समझाएंगे बेटा, एक बार फिर समझाएंगे। मैं इसी पॉइंट पे दोबारा आ रहा हूँ। एक और पॉइंट, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए। बताओ क्या यहाँ भी दोनों तरफ जीनोटाइप सेम है? दैट मीन्स ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक है, अब मान लो मैं बोलता हूँ कि कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल ए। आप बताओ क्या दोनों तरफ जीनोटाइप यहाँ भी सेम? नो, दैट मीन्स ये है क्रॉस पॉलिनेशन, ये है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना कि अगर जिन दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराने की बात की गई है, अगर उनका जीनोटाइप सेम है तो समझ जाना बात सेल्फ पॉलिनेशन की हो रही है, और अगर दोनों तरफ जीनोटाइप डिफरेंट है तो बात क्रॉस पॉलिनेशन की हो रही है। पॉलिनेशन का मतलब नहीं पता बेटा?
पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना पॉलिनेट कराना, पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जाएगा और फिर उसके आगे पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो यहाँ पर आपने बोला, अब कुछ पूछ रहे हैं हेटेरोजाइगस क्या है, वो बातें हो चुकी बेटा, है ना। तो मैंने आपसे बोला कि अगर यहाँ पर दोनों तरफ जीनोटाइप डिफरेंट है तो आप बोलोगे क्रॉस पॉलिनेशन, और सेम है तो बोलोगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब इस कंसेप्ट के बिहाफ पर बताओ कि यहाँ पर जो ये क्रॉस कराया गया है कि कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉस विद स्मॉल ए कैपिटल बी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इनके बीच अगर हम क्रॉस करा रहे हैं पेरेंट के बीच में, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया सेल्फ पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन, राइट, है ना, बिल्कुल। तो यानी हमने क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम कराते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन से यहाँ पर आपको हेटेरोजाइगस मिलेगा। क्या मिला, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। और अगर ये हेटेरोजाइगस है तो याद होगा इस हेटेरोजाइगस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। होमोजाइगस को प्योर बोलते थे, होमोजाइगस को हम क्या बोलेंगे, प्योर, और हेटेरोजाइगस को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड या इम्प्योर बोलते। तो ये जो हाइब्रिड मिला ये किस पॉलिनेशन की वजह से मिला, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से। और इस हाइब्रिड में हमें ये दिख रहा है कि कैपिटल ए बी और कैपिटल बी भी है, दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं, कैपिटल ए बी और कैपिटल बी भी है। जबकि यहाँ पर देखो कैपिटल ए तो है लेकिन कैपिटल बी नहीं, यहाँ पर कैपिटल बी तो है लेकिन कैपिटल ए नहीं, यहाँ पर कैपिटल ए भी है और कैपिटल बी भी है। दैट मीन्स ये जो हाइब्रिड है, ये जो हाइब्रिड है वो अपने पेरेंट से क्या होगा, सुपीरियर होगा। तो हाइब्रिड का अपने पेरेंट से सुपीरियर होना हाइब्रिड विगर कहलाता है। एक और बात, अब जैसे मुझे यहाँ पर हाइब्रिड विगर समझाना था तो मैंने ऐसा पेरेंट लिया जिसमें कि सारे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है। अगर ऑलरेडी सारे के सारे डोमिनेंट एलील पेरेंट में प्रेजेंट होते, पेरेंट्स पहले से सुपीरियर होता, तो उससे हाइब्रिड अब सुपीरियर नहीं कर सकते। और वैसे हम बनाने की बात करते हैं, आप लैब में रिसर्च करते हो, कुछ बनाने की बात करते हो, तो आपका रिसर्च हमेशा सक्सेस नहीं होता है। अगर आपको हाइब्रिड सुपीरियर मिलता है तो उस टाइम पे हम टर्म यूज करेंगे हाइब्रिड विगर। तो सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिड विगर। ओके, अब एक टर्म है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इसकी बात करें। हाँ राइट, क्रॉस पॉलिनेशन से ही होगा हाइब्रिड विगर, ये करेक्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर ड्यू टू इनब्रीडिंग और सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला था कि ये जो आपका हाइब्रिड विगर मिला है, हेटेरोजाइगस कंडीशन मिला, वो किसकी वजह से मिला, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से मिला। यानी क्रॉस पॉलिनेशन से हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ेगा और उसकी वजह से आपको हाइब्रिड विगर मिलेगा। अगर यहाँ पर हम सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, क्या करा दें, सेल्फ पॉलिनेशन, तो हाइब्रिड विगर कम होने लगता है। सेल्फ पॉलिनेशन को हम इनब्रीडिंग भी बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को हम इनब्रीडिंग भी बोलते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स सुपीरियर होंगे तो हाइब्रिड सुपीरियर नहीं मिलेगा। मैंने यही तो बोला कि अगर आपको हाइब्रिड सुपीरियर मिलता है पेरेंट्स से, देन यू यूज टर्म हाइब्रिड विगर। अगर पेरेंट्स से सुपीरियर होगा तो उससे सुपीरियर क्या मिल सकता है। हाँ, एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर मान लो पेरेंट्स एक सुपीरियर आपका एल्ड के लिए, दूसरा सुपीरियर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए है, इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, जो हाइब्रिड हमें मिला, जो प्रोजनी मिला, उसमें आपको डिजीज रेजिस्टेंस के साथ साथ हाई एल्डिंग कैपेसिटी भी मिलती है, तो वो हाइब्रिड हम बोलेंगे सुपीरियर। ये तो एक समझाने का तरीका जो जीनोटाइप आपने यहाँ पे मेंशन किया। ओके, अब आपने बोला लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर ड्यू टू इनब्रीडिंग और सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कि अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन से अगर हाइब्रिड विगर कम होने लगे या इनब्रीडिंग कराने से हाइब्रिड विगर कम होने लगे, तो इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हेटेरोजाइगोसिटी मतलब वही बेटा हेटेरोजाइगस, उसी को हेटेरोजाइगोसिटी बोलते हैं। हाइब्रिड विगर का मतलब हाइब्रिड विगर, विगर मतलब जिसमें विगोरिटी ज्यादा हो, और हाइब्रिड क्योंकि हेटेरोजाइगस है तो हाइब्रिड बोलेंगे।
तो हाइब्रिड का अपने पेरेंट से सुपीरियर होना, उसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर। जैसे आपने बोला हाइब्रिड विगर आया, यहाँ पे देखो ना हाइब्रिड है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल बी स्मॉल बी हाइब्रिड है, और इसमें दोनों डोमिनेंट रिप्रेजेंट था, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो ये हाइब्रिड अपने पेरेंट से क्या था, सुपीरियर था, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर। अब यहाँ पे हाइब्रिड विगर, इनके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं, आप बताओ ये क्रॉस, आप बताओ कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या दोनों तरफ जीनोटाइप सेम है? तो बताओ इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ, राइट। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर दोनों तरफ जीनोटाइप डिफरेंट है तो बात क्रॉस पॉलिनेशन की, और जिनके बीच क्रॉस कराया जा रहा है, जैसे यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी, दोनों तरफ जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट है कि सेम है? तो यहाँ पर सेम दिख रहा है। अगर दोनों तरफ जीनोटाइप सेम है जिनके बीच क्रॉस कराया जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और डिफरेंट है तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब पता चला इनके बीच क्रॉस कराने से हमें मान लो प्रोजनी में ये मिल गया, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब बताओ क्या इसमें कोई भी डोमिनेंट अलील है क्या? नहीं है। दैट मीन्स इसमें जो कैरेक्टर होगा वो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से इंफीरियर होगा, सुपीरियर नहीं होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग कराने से हाइब्रिड विगर में अगर कमी आती है तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ फिर से। मैंने क्या बोला कि हमने जिन दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद हमें जो हाइब्रिड मिला, हाइब्रिड मिलता है किससे, क्रॉस पॉलिनेशन हमने कराया और हमें हाइब्रिड मिला, और वो हाइब्रिड अगर अपने पेरेंट्स से सुपीरियर है तो टर्म क्या यूज होगा, हाइब्रिड विगर। टर्म यूज होगा हाइब्रिड विगर, या हेटेरोसिस भी इसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराने लगे, और सेल्फ पॉलिनेशन यानी इनब्रीडिंग कराने से अगर हाइब्रिड विगर कम हो जाता है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बिल्कुल ये भी बनेगा। अब मान लो ए ए बी बी अगर आप बनाते हो, ये भी बनेगा, 100% बनेगा, लेकिन ये तो सुपीरियर होगा। ये क्या होगा, सुपीरियर, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा। दैट मींस इंफीरियरिटी कब मिल रही है, जब स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर आप वो एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहे हो जो उस बात को रिप्रेजेंट करें। अब इनके बीच आप क्रॉस कराओगे ना, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बेसिकली, इसमें सिर्फ यही नहीं मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, और भी डिफरेंट जीनोटाइप्स मिलेंगे। आपने जो बोला कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ये भी मिलेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा, ये तो इंफीरियर नहीं है। तो इंफीरियर जब मिलेगा तभी तो टर्म यूज होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इस कंडीशन में आपको मिल रहा है, इसलिए आपने बोला इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट। 9:3 राइट, करेक्ट है। वो आगे हम पढ़ेंगे बेटा, राइट, ठीक है, लिख सकते हैं, राइट, सही है। कैपिटल ए स्मॉल बी करेक्ट है, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो नहीं, जब हमें इंफीरियर हाइब्रिड इंफीरियर मिलेगा, सुपीरियर नहीं मिलेगा, तो हम टर्म यूज करेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नहीं तो अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे थे और हमें हाइब्रिड अगर सुपीरियर मिलता है तो हम टर्म उस टाइम पर यूज करते हैं हाइब्रिड विगर। हम टर्म यूज करते हैं हाइब्रिड विगर। हाँ सही है, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। एक टर्म है जीनोम, है ना, जीनोम की बात करते हैं। और जीनोम का क्या डिफिनीशन है, टोटल जेनेटिक मटेरियल
present in a haploid या monoploid cell of an organism is called genome. इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो हम डिप्लॉयड हैं, मान लो मैं मेल की बात कर रहा हूं, बताओ मेल डिप्लॉयड है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, फीमेल भी डिप्लॉयड है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, ओके 2n। अब बताओ मेल से अगर मियोसिस डिवीजन से गैमीट बनेगा, मेल से मियोसिस डिवीजन से गैमीट बनेगा तो क्या यहाँ पर n हो जाएगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो जाएगा। फीमेल से जब मियोसिस डिवीजन से गैमीट बनेगा तो यहाँ पर एग का फॉर्मेशन होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एग और यहाँ पर ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। ये जो गैमीट लेवल की हम बात कर रहे हैं ये हैप्लॉइड है ना, ये क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉइड। अब यहाँ पर अगर मैं जीनोम टर्म यूज करता हूं तो जीनोम टर्म का मतलब क्या है, इस हैप्लॉइड सेट में जो भी जीन प्रेजेंट है इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं जीनोम। क्या बोलेंगे, जीनोम। तो यहाँ पर इस हैप्लॉइड सेट में जो 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसमें जो भी जीन प्रेजेंट है इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, जीनोम। अब बताओ ये अगर एक दूसरे से फ्यूज हो जाए तो n और n 2n, राइट, n और n क्या हो जाएगा 2n और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा 46। और ये आपने बोला जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, यही जाइगोट आगे चल के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो बताओ हमारे अंदर हम बोलते हैं हम डिप्लॉयड है, हम डिप्लॉयड है, हम बोलते हैं कि हम डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड का मतलब एक हैप्लॉयड सेट फादर से आ गया और एक हैप्लॉयड सेट मदर से, एक हैप्लॉयड सेट फादर से, एक हैप्लॉयड सेट मदर से, तो हम डिप्लॉयड हो गए। दैट मींस हमारे अंदर दो जीनोम, याद रखें जीनोम मींस हैप्लॉयड सेट पे हमने टर्म यूज किया था। दैट मींस हम डिप्लॉयड है मतलब हमारे अंदर दो जीनोम है, एक जीनोम फादर से आता है, एक जीनोम मदर से आता है। तो जीनोम का डेफिनेशन यहां से आप लिख सकते हो कि टोटल जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब हमारे अंदर हैप्लॉयड सेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में कुछ और होगा। तो हमारे अंदर हैप्लॉयड सेट में यानी n में जो 23 क्रोमोसोम है उसमें जो भी जीन प्रेजेंट है उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, जीनोम। दैट मींस एक जीनोम फादर से, एक जीनोम मदर से आया, हमारे अंदर टोटल दो जीनोम प्रेजेंट हो गए, एक फादर से और एक मदर से। ओके, तो यही तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ हैप्लॉयड सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर इस हैप्लॉयड सेल में जो भी टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर कितने जीन प्रेजेंट है, दो, सॉरी हमारे अंदर कितने जीनोम प्रेजेंट है, जीन नहीं सॉरी जीनोम, तो दो, एक फादर से आ रहा है और एक मदर से आ रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हम क्या हैं, हैप्लॉयड। हम क्या हैं, हैप्लॉयड। अब इसके भी यहाँ पर बात करें तो आप ये बताओ शायद एक जीनोम में हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 23, राइट, सही है, बिल्कुल। तो अगर इस बात को हम सीक्वेंस में लिखें तो सबसे बड़ा तो जीनोम हो गया, जीनोम से छोटा क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। जीनोम सबसे बड़ा है, जीनोम से छोटा क्रोमोसोम है ना। नेक्स्ट क्रोमोसोम से आगे जीन होगा, और जीन के आगे बात करें तो न्यूक्लियोटाइड, जीन के आगे बात करें तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, सही है। आप ये बताओ कि यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस किया है, अब क्या इस एक जीनोम में 23 क्रोमोसोम है तो बड़ा कौन है, जीनोम, क्योंकि एक जीनोम में 23 क्रोमोसोम है। आते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड पे भी आएंगे, ठीक है। अब तो जीनोम बड़ा हो गया, अब एक जीनोम में 23 क्रोमोसोम, उससे छोटा क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम पर कई सारे जीन होते हैं, तो एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन है तो क्रोमोसोम से छोटा जीन हो गया। न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें बेटा तो जब आप डीएनए पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। यानी नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस
फॉस्फेट, ये मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए इज स्मॉलर देन जीन। वो अगर बात करते हैं बेटा तो डीएनए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि डीएनए के पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि डीएनए का वो सेगमेंट जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, आरएनए बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन यूनिट। दैट मीन जीन छोटा होगा, डीएनए बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, जीनोम। एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम हमारे अंदर हैं, 23 है। एक जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है। उस 23 क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब है कि जीन से छोटा और उससे छोटा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हम डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ डीएनए जब पढ़ेंगे तो वहां पर हमें बताया जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है जीनोम में? बिल्कुल राइट। एनबी मतलब नाइट्रोजन बेस। एनबी इन द सेंस नाइट्रोजन बेस। मैंने बोला टोटल जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। टोटल जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे अंदर दो जीनोम प्रेजेंट है। एक हैप्लॉइड सेट किससे आ रहा है, फादर से, और एक हैप्लॉइड सेट किससे आ रहा है, मदर से। दैट मीन्स टू डिफरेंट टाइप्स के जीनोम हमारे अंदर प्रेजेंट है। एक फादर से आ रहा है और एक मदर से आ रहा है, इसीलिए बोलते हैं हम डिप्लॉयड। बिल्कुल बिलियंस ऑफ सेल्स है तो जीनोम तो वही टाइप के होंगे बेटा, एक फादर से आए एक मदर से आए, वो कुछ अलग तो हो ही नहीं सकता। सर इज न्यूक्लियोटाइड ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए, राइट। अब किसी को डाउट है तो पूछ ले। वन जीनोम, ठीक है ठीक है। सर डीएनए जीन से स्मॉल होता है क्या? डीएनए नहीं बेटा, एक डीएनए में बहुत सारे जीन हो सकते हैं। डीएनए कैसे जीन से बना है? बेटा जीन डीएनए से बना है। ऑलमोस्ट सेम डीएनए एंड जीन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे बढ़े। डाउट कंप्लीट, आगे बढ़े। ओके, डाउट कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़े। डाउट क्लियर है तो आगे बढ़े। हाँ अमन जी पूछिए, क्या डाउट है आपको? अमन, चैतन्य, शिवांगी, क्या डाउट है? सर आर डीएनए एंड जीन आर सेम? ऑलमोस्ट सेम बेटा, 100% तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट सेम। कैसे बनता है ये तो आपको आगे बताया जाएगा।
Yes. Okay. नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम गैमीट फॉर्मेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गैमीट फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।